वालेकुम। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है चैप्टर 10 से बिलोंग करता है और हम उसका पार्ट 1 इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। चैप्टर 10 जो है आई टू बी दैट इज डील विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसमें 4 अपेरेंट इंडस्ट्री को आई कैप ने प्लेस किया हमारे इस कोर्स में। पावर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एंड ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। मेरी आज की कोशिश रहेगी कि हम इसमें से पावर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और ऑयल एंड गैस को इस लेक्चर्स में कवर कर सकें पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। और एक इंडस्ट्री फिर रह जाएगी, वो इंशाल्लाह हम कल कवर अप करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ पहले बता दूं, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उस हवाले से तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे वो पुराने हैं, ठीक है। कहीं पे देखेंगे आप 2017 के फैक्ट्स हैं, कहीं पे 2019 के भी फैक्ट्स नज़र आएंगे, तो फैक्ट्स पुराने हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि आई कैप ने पेपर पूछना है इसी बुक में से, इसी चैप्टर में से, ठीक है। तो अगर वो किसी फैक्ट को छेड़खानी करता भी है, किसी बात को छेड़खानी करता भी है, तो वो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि इस बुक में अवेलेबल होगी उसकी बेस पे करेगा। वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस बेस पे भी पूछता है इस चैप्टर में से, जो कि मैं यूं कहूँ बुकिश एमसीक्यूज का नाम देता हूँ कि जो बुक में से ही आएंगे, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मेरा गला कुछ आज बहुत में से ही आएंगे, ठीक है। सो जी, अच्छा जी, जो मैं ये बता दें, बुकिश एमसीक्यूज ज़्यादा यहाँ से आते हैं इस चैप्टर में से। सो उसके लिए इस बुक की रीडिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है जी। और इस पर्टिकुलर टॉपिक्स की रीडिंग। दूसरा, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर दे सकूँ कि ये इंडस्ट्री पर्टिकुलरली चलती कैसे है। इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बोला कि I2B की बुक जो बनाई गई है, ये कुछ इस तरह का कंपोजिट बनाया गया है जिसमें लॉ का नॉलेज भी था, जिसमें इंडस्ट्रीज़ का नॉलेज भी है, जिसमें डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज भी हैं, जिस तरह HRM भी पढ़ा, मार्केटिंग साइड को भी टच किया। तो मल्टीपल सब्जेक्ट का ये एक कंपोजिट सा सब्जेक्ट बनाया गया था। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको इंडस्ट्री समझा सकूँ कि ये इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पावर इंडस्ट्री के हवाले से। बिफोर दैट मैं आपको हल्का सा यहाँ से एक ओवरव्यू दे दूँ पावर इंडस्ट्री के हवाले से। तो आपके 2 रेगुलेटर्स थे इसके, जिसमें थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे अभी, तो 2 रेगुलेटर्स थे। एक था आपका वापडा, ठीक है, और एक आपका था के कराची इलेक्ट्रिक। पहले इसका मैं फॉर्मर नेम पहले लिख रहा हूं, अब तो KE के नाम से मशहूर है, ठीक है। ये 2 विंग्स थे, एक कराची के विंग को, उधर के विंग को डील करता था, ठीक है। और कराची और उसके एडजेसेंट एरियाज के कराची इलेक्ट्रिक के नाम से आप बहुत मशहूर भी है, बल्कि अक्सर आपने कई हड़तालें और ऐसे रील्स देखी होंगी जिसके ऊपर KE के खिलाफ एहतजाज हो रहा होता था। सो सेकेंडली है वापडा। बाकी कराची को छोड़ के, उसके एडजेसेंट एरिया को छोड़ के बाकी सबको वापडा कंट्रोल कर रहा है। अब ये सेमी ऑटोनमस बॉडी है। अब एक और बात यहाँ पे, एक टाइम आया जब रेवोल्यूशन आई, उन्होंने कहा यार, वापडा वालों ने सोचा कि हम क्यों इस तरह इस विंग को अपना बना के गालियां खा रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं, बुरा भला लोग कह रहे हैं, तो KE इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर देते हैं। तो KESC को प्राइवेटाइज कर दिया गया और KE कराची इलेक्ट्रिक के नाम से प्राइवेटाइज सेक्टर में डाल दिया गया। अब वापडा सिर्फ पंजाब और उससे बाकी एरियाज के लिए कसूरवार समझा जाता है, बाकी सब के लिए, उधर वाले एरियाज के लिए कराची कसूरवार, कराची इलेक्ट्रिक कसूरवार है। अब लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, अच्छा एक और चीज, जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज की बेस पे जिनसे बिजली बन रही है, जिस तरह आप लोगों में से बहुत अच्छे कुछ लोग होंगे जो इसके साइंस के बैकग्राउंड से आए, तो आपको शायद बहुत कंफर्टेबल हो गए वर्ड सुनने में कि थर्मल से भी कुछ थर्मल आपके पावर प्लांट्स भी हैं। इसके अलावा आपके पास हाइड्रल पावर प्लांट्स हैं, जिसके अंदर हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हैं। सॉरी, हाइड्रल और विंड, सॉरी, नॉट अबाउट थर्मल। थर्मल तो आप फ्यूल पे बना रहे हो, ऑयल पे बना रहे हो। 3 ही सेक्टर से बिजली, मेरे ज़हन में भी 3 चल रहे हैं। एक तो आपका हाइड्रल है, जो आप पानी के ऊपर बना रहे हो, ठीक है, पानी के ऊपर बंद बांध के जो भी आप करते हो, ठीक हो गया, पानी टर्बाइंस चलाते हो और उनसे बिजली प्रोड्यूस करते हो। दूसरा विंड सेक्टर है। दूसरा, ये 2 विंग्स ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये आज भी वापडा के कंट्रोल में है, इवन आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ KE। और तीसरा जो विंग है वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो, या न्यूक्लियर भी तो अब चल रहे हैं, न्यूक्लियर भी हैं अब तो, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी है। इवन कि अब इस वक्त तो थर्मल बिजली क्रिएट करने का एक पावर प्लांट आपके तो सोलर सिस्टम की बेस के ऊपर भी, जिस तरह एक मैं भी रिसेंटली देख रहा, कायद-ए-आज़म सोलर पावर, तो वो भी पावर प्लांट है, बट वो बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम है, वहां से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो सोलर पे भी चल रहे हैं।
जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जनरेट कर रहे हैं बिजली, बेटा वो सारे आज भी वापडा के कंट्रोल में हैं, और बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं वापडा और प्राइवेट जनरेशंस के पास भी, मैं सॉरी केई की तरफ रेफर कर रहा था, प्राइवेटाइज भी हैं कुछ अदारे जो इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं बिजली। बल्कि आपने एक वर्ड्स काफी सुना होगा जो आईपीपीज के नाम से अक्सर न्यूज में चलता है कि बड़ा गंदा एग्रीमेंट किया गया जी, बड़ी महंगी बिजली बना के देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने आपको एक हल्का सा स्केच समझा दिया, अब हम इसको रीडिंग करते हैं यहाँ से, ताकि आपको अब चीजें जरा समझ आ जाएंगी, उम्मीद है। अच्छा, जो एक और चीज बतानी रह गई, ओके जी, अच्छा आगे चल रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो अभी भी वापडा के कंट्रोल में हैं, और वहां से अच्छा अब पॉइंट ये आता है कि देखो जिस तरह एक इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल एक्वायर करती है, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डालती है, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस आता है, एंड देन फाइनली फिनिश गुड्स आती हैं। ये बात तो मैं बड़ी डिटेल में आपको समझा चुका जब हम चैप्टर नंबर 9 ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो बेटा बिजली का भी तो यही सिस्टम है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, प्रोड्यूसर होंगे जिन्हें आप जेनकोस कहते हो, ठीक है, वो प्रोड्यूस करके किनको देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, वो आगे दो विंग्स में कंज्यूमर्स को दे रहे होंगे। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो कि इंडस्ट्रियल्स कंज्यूमर हैं, जिसे अक्सर आपने वर्ड बड़ा कॉमन हरफ आम में सुना होगा, कमर्शियल मीटर और रेजिडेंशियल मीटर, ठीक है ना, तो दोनों में फर्क होता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है यहां पे कि अल्टीमेटली वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे इसको आगे, ठीक हो गया। सो पहला जेनकोस जहां पे जनरेट हो रही है। अब जनरेशन में मैंने जिस तरह बताया जेनकोस की बात की, तो जेनकोस में मैंने, अब ये बात की जरूरत नहीं है शायद अभी, रॉ मटेरियल वाली मैंने समझाने के लिए बोली थी। सो अब जेनकोस की बात करोगे तो ये डस्टर को इतना साफ नहीं कर रहा, डस्टर ज्यादा खराब कर रहा है, चलो कोई नहीं। अच्छा, जेनकोस जो हैं वो इनफैक्ट अब देखो ये वापडा भी जेनकोस में आ गया, आपके पास किसी हद तक केई भी कहीं ना कहीं जेनकोस में आ जाए शायद, और दूसरी चीज जो है वो जो आईपीपीज हैं वो जेनकोस का हिस्सा हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं जरा, अब पढ़ते हैं बेटे, अब इसकी बात समझ आ जाएगी आप लोगों को जो लिखी हुई है। हिस्टोरिकल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। हिस्टोरिकल, मैं इस पैरा पे हूं, हिस्टोरिकल पाकिस्तान पावर, लेट मी डू इट मोर कंफर्टेबल फॉर यू, जस्ट अ मिनट। Historically, Pakistan power sector consisted of two government-owned utilities, वापडा और K Electric था। Previously उसे KESC के नाम से जाना जाता था। While K Electric was responsible for power distribution in Karachi and adjacent areas, जबकि वापडा जो है वो एक semi-autonomous body है, statutory body है, was mandated to regulate and distribute power in the remaining country. In addition, water and hydropower resources कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वापडा। So, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज की बेस पे हैं वो वापडा के कंट्रोल में जेनकोस चले जाते हैं, या वो रिसोर्सेज की बेस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो वापडा कंट्रोल कर रहा है। ड्यू टू इकोनॉमिक बर्डन, कस्टमर की डिससैटिस्फैक्शन, दिस अरेंजमेंट वाज रिकंसीडर्ड एंड द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स वर टेकन ओवर द टाइम। नंबर 1, KESC was privatized in 2005। KE को प्राइवेट कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया KE इलेक्ट्रिक के नाम से, कराची इलेक्ट्रिक के नाम से। और दूसरा हो गया वापडा जो कि was unbundled into various generation companies, जेनकोस आ गई, फिर उसके बाद नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनीज आ गई NTDC के नाम से। बेटा अगर आप देखो मैंने जेनकोस के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स लगाए थे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गए और उसके एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डिस्कोस, ठीक है। और आखिर में आ गया while the functioning of its power wing were redefined as hydral power generation and operation and management। और O&M की जिम्मेदारी भी, जी सॉरी वो वॉइस डिस्टर्बेंस थी थोड़ी सी। आखिर में O&M की जिम्मेदारी भी वापडा के कंट्रोल में आ गई। अब कुछ ग्लॉसरीज हैं
जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ने वाली। पहली ग्लॉसरी है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ज़रा समझ आ जाए। देखो बेटे, अपस्ट्रीम और वर्टिकल इंटीग्रेशन को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे देखो, एक इंडस्ट्री है ना, एक कंपनी है, वो चल रही है। एक टाइम आता है, जैसा मैंने पहले भी एक दफ़ा समझाया था कि इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम आता है जो बूम का टाइम होता है, मेच्योरिटी का टाइम होता है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इंडस्ट्री का एक इनिशियल फेज है, फिर उसके बाद एक ग्रोथ फेज आता है, फिर मेच्योरिटी फेज आता है। सो जो मेच्योरिटी फेज आपका आ गया इंडस्ट्री का, जस्ट अ मिनट मैं आपको शो करता हूं। इंडस्ट्री का जब मेच्योरिटी फेज आ जाता है बेटे, अगर टॉप पे चले गई, अब वो स्टेज आई है, वो टॉप वो स्टेज है जहां पे अब मजीद मार्केट में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन आपने बिजनेस तो ग्रो करना है। अब ग्रो करने के दो तरीके यहां पे बचते हैं, या तो वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। या तो आप तरक्की कर सकते हो ऐसे मूव करके या ऐसे मूव करके। अब ये दोनों साइड पे ऐसे भी कर लें आप बेशक, ये चारों साइड्स हो सकती हैं। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है, मैंने इसको यूं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। आप बेशक अपवर्ड मूव करो या आप डाउनवर्ड मूव करो, ठीक है, इसको वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब मैं दोनों को जरा समझाता हूं और फिर दोनों के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को, ठीक है। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने कहा वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है हॉरिजॉन्टली। अब वो राइट लेफ्ट भी हो सकती है, अप डाउन भी हो सकती है। बेटे यहां पे ना एक कंपनी काम कर रही थी, बल्कि कर रही है, बल्कि मैं अक्सर उसका जिक्र भी करता हूं कि मिल्लत ट्रैक्टर की एक इंडस्ट्री काम कर रही है। वो ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है, बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री है ट्रैक्टर के अंदर। सो ट्रैक्टर बनाती है। उसे एक टाइम पे ख्याल आया होगा कि यार ट्रैक्टर के लिए जो हमें बैटरीज चाहिए, ट्रैक्टर में, हर ट्रैक्टर में बैटरी तो लगनी है उसकी इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, उसको इग्निशन को, ठीक है, बैटरी तो लगनी है। तो अब क्या करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम अपनी बैटरीज कहीं बाहर से लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी, ओसाका, एक्साइड, इन लोगों से लेते हैं, हम खुद क्यों नहीं बैटरी बना लेते। I'm so sorry. हम खुद क्यों नहीं बैटरी बना लेते। हम ऐसा करते हैं, हम यहां पे अपनी बैटरीज की एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई जो कि आज बहुत मशहूर है उस हवाले से, उसका नाम है मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड। उन्होंने बैटरीज खुद बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा क्यों ना हम खुद बनाएं, हमें क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है। अब ये क्या कहलाई, अपवर्ड इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल मूवमेंट में है, लेकिन क्या कहलाएगी, अपवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बात समझ आ गई। या अपस्ट्रीम भी बोला जाता है। अब अपवर्ड इंटीग्रेशन की जगह मैं अगर एक वर्ड यूज कर लूं अपस्ट्रीम, कि आप अपना रॉ मटेरियल खुद बनाने चले गए हो। यहां पे स्टैंड करते थे, अपना रॉ मटेरियल खुद बनाने चले गए हो, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या है कि फॉर एग्जांपल बेटे आप खुद चीज बना रहे थे, जैसा मैं कहूं, हम एक और इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, ये तो पहली इंडस्ट्री की एग्जांपल, दूसरी की मैं वही अपनी पुरानी कंपनी का जिक्र करूं, रुडोल्फ पाकिस्तान का, वो बनाते थे केमिकल्स। उन्होंने कहा फैसलाबाद रीजन में बेचना, उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स रखो। तो हमने 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स रखे, सपोज एक फैसलाबाद के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे, सपोज पुरानी बात कर रहा हूं, एक कराची के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, एक लाहौर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे। और कंपनी का बिजनेस क्या था, B2B सॉर्ट ऑफ, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस सेल हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम आया, हमें लगा कि यार लाहौर रीजन को तो हमें खुद देखना चाहिए, हमने डिस्ट्रीब्यूटर खत्म कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कराची के डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर दिया, फिर फैसलाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर की बारी, वो खत्म कर देंगे सपोज। हमने अल्टीमेटली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खत्म करके खुद मार्केट में पेनिट्रेट करके बिजनेस को B2B से B2C में कन्वर्ट कर दिया। यानी डिस्ट्रीब्यूशन विंग हमने खुद संभाल लिया। जो कमीशन हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे उसकी जगह अब हमने खर्चे करने शुरू कर दिए। हमने हर रीजन में अपना ऑफिस बना लिया। अब समझाना क्या चाह रहा हूं, ये भी तो इंटीग्रेशन है। ये अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन थी, ये डाउनस्ट्रीम है, जिसे मैं डाउनवर्ड बोला था पहले, मैं डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन कह रहा हूं। यानी अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन की जगह खा जाएं, अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर खुद बन जाएं, अगर आप सेलर खुद बन जाएं,
अब रिटेल में खुद आ जाएं तो ये कहलाता है डाउनस्ट्रीम। अब है तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, है तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, आप रॉ मटेरियल खुद बनाने चले गए हो या आप फिनिश गुड खुद बेचने चले गए हो। और दूसरी चीज है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, अब बेटा देखो ये समझने की बात है, जब इंडस्ट्री ग्रो करना चाहती है ना, तो मैंने कहा या तो अपवर्ड देखती है रॉ मटेरियल बना लूं, या डाउनवर्ड देखती है कि यार चलो फिनिश गुड खुद बेच लेता हूं। एक तीसरा तरीका है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यार ये मॉडल ऐसे रहने दो, हम वर्टिकल नहीं मूव करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। हमारे केमिकल्स हैं सपोज टेक्सटाइल के, तो व्हाई नॉट हम इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन केमिकल भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हम कंस्ट्रक्शन विंग में केमिकल में तो एक्सपर्ट हैं ही, तो क्यों ना कंस्ट्रक्शन केमिकल में चले जाएं। अब वो कंस्ट्रक्शन केमिकल में जो जंपिंग है तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही, हम तो कहीं अप डाउन डाउनवर्ड, क्योंकि देखो यहां पे मिलर ट्रैक्टर और बैटरीज दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। मिलर ट्रैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन विंग बनाना एक डिफरेंट काम है बिल्कुल। सो यहां पे क्या है, काम वही है हमारा, वही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम मूवमेंट स्टार्ट कर दिए ग्रो करने के लिए। ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जिसका यहां जिक्र नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने समझा दिया कि आपको पता होना चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फर्क क्या चलता है। ठीक है जी, लीजिए आगे चलते हैं। कहते जी अपस्ट्रीम रेफर टू द मटेरियल इनपुट नीडेड फॉर प्रोडक्शन, while downstreaming is opposite end where products get produced and distributed। तो दोनों upstream और downstream मैंने explain कर दिए। Vertical integration refer to the arrangement in which the supply chain of a company is integrated and owned by that company। पूरी सप्लाई चेन आप कंट्रोल कर रहे हो, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक आप घूम फिर रहे हो, ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन। देन आगे जी, इसमें जो समझने वाली बात है, सप्लाई चेन पे मैंने बहुत दफा बात की है इस डिपार्टमेंट के ऊपर, चैप्टर 9 में भी डिटेल में डिस्कशन की है। रेफर टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग कमर्शियल गुड्स including every stage from the supply of material and manufacture of the goods through to their distribution and sale। यानी बनाने से लेकर बेचने तक की पूरी चेन जो है वो सप्लाई चेन कहलाती है, और जो डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है आप उसको सप्लाई चेन डिपार्टमेंट बोलते हो। कैपिटल इंटेंसिव क्या है बेटे, कहते हैं जो कंपनी पैसा तो लगाती है, इन्वेस्टमेंट तो करती है, जिससे आपने एक वर्ड, बल्कि मैं इसको आसान समझो में समझाने के लिए मैं अगर बोल दूं कैपेक्स, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, तो बेटा ये कैपेक्स है। जो पैसा आप कैपिटल एसेट्स में लगाते हो उसको आप कैपिटल इंटेंसिव बोलते हो। रेफर टू द डिग्री दैट द कंपनी मस्ट इन्वेस्ट मनी इन द फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट। आप जो फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स में लगा रहे हो पैसा, अच्छा फाइनेंशियल एसेट्स ना बड़े ब्रॉडर डेफिनेशन है इसकी, अगर आप आजकल IFRS 9 के ऊपर देखो या उन चीज़ों की तरफ चले जो अकाउंटिंग में मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होगा, लेकिन इतना जानता हूं कि IFRS 9 में आप फाइनेंशियल एसेट की डिटेल डेफिनेशंस के अंदर जाओ तो आपको पता लगे फाइनेंशियल एसेट क्या क्या है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहा, अब ये याद रख लो कि अच्छा कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर है दैट वुड बी योर कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, आपकी बुक्स में होगा, यहां से शायद अपेरेंटली इतना क्लियर नजर ना आए, लेकिन फिर भी हम देखो, अगर आप देखो तो हम कहां से चल रहे हैं, जेनको से स्टार्ट किया, पावर ट्रांसफार्मर से उसकी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड वोल्टेज बढ़ाई ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक यहां पहुंचे तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ने अब आगे कन्वर्ट कर उसको डिवाइड करना है बिटवीन बिजनेस कंज्यूमर एंड बिटवीन दी आपके रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स। तो यही आपका पूरा प्रोसेस मैंने शुरू में ही समझा दिया है। आगे कहते हैं जनरेशन एट पावर प्लांट। अब वो इन सबको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करने लगा है, जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और अल्टीमेटली फिर वो चला जाएगा फीचर्स के ऊपर। तो पहले जरा जनरेशन पे आते हैं बेटे। जनरेशन में कहते हैं द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इज कॉल्ड जनरेशन और जनरेटर। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं एंड फ्यूल सोर्सेज यूज करते हैं फॉर दिस पर्पज। यानी अगर आप थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हो तो फ्यूल साड़ोगे, ठीक है, हाइड्रल कर रहे हो तो पानी का इस्तेमाल कर रहे होगे, विंड में विंड का इस्तेमाल, तो इस तरह चल के, या सोलर वाला यूज कर रहे हो तो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे हो। तो थर्मल टेक्नोलॉजीज जो हैं यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, कोल, फर्नेस, ऑयल एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो हैं, जो बार बार रिन्यू होती है क्योंकि कुदरत की है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसमें हाइड्रल है, सोलर है, विंड है, ठीक है, एटसेट्रा। ट्रांसमिशन, अब आपने टरबाइन से लेकर जहां पे जनरेट की है वहां से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचानी है बिजली।
When the turbines generate electricity, its voltage is significantly increased by passing it through step-up transformer. ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है और वोल्टेज को बढ़ा लिया जाता है ताकि ट्रांसमिशन क्विक की जा सके, बट ये जिस वोल्टेज पे ले जाते हैं वो यूजेबल नहीं होती हाउस होल्ड के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो दोबारा इसको रिड्यूस कर लेंगे या उसको क्या कहते हैं उसके वोल्टेज लो करके उसको यूजेबल बना लेंगे, लेकिन अभी हाई कर लिए जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप गौर करो तो बेटे ये जेनकोस के बाद ये जो पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए, जो पहला ट्रांसफार्मर यहां पे लगाया डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाने के लिए। फिर वो कहते हैं वंस द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी रीच द ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी इज रिड्यूस्ड इन वोल्टेज। तो दोबारा जब ग्रिड स्टेशन पहुंच जाते हो आप, तो ग्रिड स्टेशन पहुंच के आप क्या करते हो, उसको रिड्यूस कर लेते हो, ठीक है, अगेन थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, और दोबारा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हो, उसके वोल्टेज लो कर लेते हो टू मेक इट सेफ फॉर यूज बाय द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। अब पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, भाई वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जितने यूनिट्स उसके पास आ गए हैं, वो उसने अब हाउस होल्ड तक पहुंचाने हैं, इंडस्ट्री तक पहुंचाने हैं। इस दौरान लॉस भी होता है बेटे। अब जरा इतना सिंपल सा समझाऊं यहीं पे एक चीज बात देखो, से मैं कहता हूं आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1000 यूनिट मौजूद है, लेकिन जो कस्टमर्स को बिल किया गया उस लोकेलिटी के, जो उस इलाके के, जो उस एरिया के, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर कवर्ड होते हैं इलाके, उनमें कंजम्पशन का जो बिल किया गया वो है, से मैं कहता हूं 700 यूनिट। 1000 यूनिट उसने थ्रो किए आउटपुट के तौर पे, बट बिल कितने का आ रहा है, 700 यूनिट का। तो वो जो बीच के 300 यूनिट है वो कहां गए, या तो वो चोरी हो गए, आप लोगों ने कुंडियां डाली हुई हैं, ठीक है, वो जो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बड़ा ट्रेडिशनल सा चोरी करने के लिए बिजली, या तो एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि दो लॉसेज है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, एक ट्रांसमिशन लॉस भी है बेटे। देखो हो सकता है कुछ यूनिट जाया हो जाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, लाइन डिस्टर्ब्स है, लाइन टूटी हुई है, प्रॉपर्ली जाया हो गए यूनिट्स वहां पे, मल्टीपल ट्रांसमिशन या फेलियर इन ट्रांसमिशन लाइन इतनी प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं है उनकी, उनमें यूनिट तबाह हो गए। तो बेटा आपके जब यूनिट डिस्पैच होते हैं ना 1000 यूनिट्स, और आगे से बिल आ रहा है 700 यूनिट का, जो 20 का 300 यूनिट है, वो या तो ट्रांसमिशन लॉस है या डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। तो ये दो तरह के लॉसेज होते हैं जिसको वो इकट्ठा ही जिक्र करता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। और हमारा अलमिया ये है कि हमारे लास्ट ईयर के पाकिस्तान के अगर सर्च देखें 2023 के, तो 2022 टू 2023 इस साल में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है दैट इज अबाउट 27%। यानी 100 यूनिट भेजे होंगे, यूनिट तो लॉस हो गए होंगे, और ये वो यूनिट होते हैं जो एक्चुअली में बिल नहीं हो रहे होते। अब आके इन्होंने जो कुछ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हैं उनको चार्ज करना शुरू किया है कंज्यूमर्स को, लेकिन अभी मैं रिसेंटली फिगर्स देख रहा था कि उसमें से भी कोई 160 बिलियन शॉर्टफॉल है, मतलब कि 533 बिलियन का गालबन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, ठीक है, और उसमें से 160 फिर भी कम है। मतलब हमने जितने प्लान किए हुए हैं कि कस्टमर से रिकवर कर लेंगे उसके डिफरेंट टैक्सेस की मद में, डिफरेंट सरचार्जेस की मद में, उसके अलावा भी 160 बिलियन है जो रिकवर नहीं होना, जो लॉस आना है। बट इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, इसका बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलते हैं। When electricity leaves the grid station transformer, it enters distribution power lines on its way to the final destination. Once it reaches the neighborhood, electricity passes through another transformer called PMT. इनको PMT बोला जाता है, pole mounted भी बोला जाता है, for further voltage reduction. मजीद वोल्टेज कम कर दी जाती है. This ensure that it is safe to use in homes and offices. Transmission and distribution losses. In an ideal scenario, electricity that has left the power plant and energy billed should be equal. जितने यूनिट्स गए और जितनी बिलिंग आई वो बराबर होने चाहिए, हजार यूनिट। लेकिन मसला ये है, however, that is not the case. The shortfall of electricity between the energy generated and energy billed is called transmission and distribution loss. इन्हीं को बोला जाता है transmission and distribution losses. फिर मैं आगे चल रहा हूं जी, अब आगे चलता हूं। एक चीज बस यहां से एक मैं समझाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पे मैं ये हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये 2 लाइंस में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इज ऑलमोस्ट wholly operated by the government owned companies, with private sector independent power producer also have share in power generation and a small portion of transmission. कहते हैं किसी हद तक ये ट्रांसमिशन का सारा कंट्रोल इनके पास है, वापडा या के इलेक्ट्रिक के पास है, बट कहीं ना कहीं पावर जनरेटर का भी थोड़ा सा, पावर जनरेटर प्रोड्यूसर्स या पावर प्रोड्यूसर्स का भी थोड़ा सा शेयर मौजूद है। ले जी आगे चलते हैं सैलिएंट फीचर्स के ऊपर। और पावर जनरेशन एनर्जी
जरा एक दफ़ा प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिएगा खुद। ये बड़ी आसान सी बातें, लेकिन मैं थोड़ी छोटी बातें बस बता देता हूँ। देखो कैपिटल इंटेंसिव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देन कहता है अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ओके एक मिनट है, टैरिफ के ऊपर आता हूँ। प्राइसिंग, बेटा टैरिफ एक्चुअली प्राइसिंग इज इन द पावर इंडस्ट्री, ये रेगुलेटर ही डिटरमिन कर रहा है। आपने शायद देखा होगा, अक्सर आप न्यूज़ में देखते हो जी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बढ़ा दिए गए, कैबिनेट ने बढ़ा, तो इनफैक्ट कैबिनेट में अप्रूव हो गए, तो वो क्या है, रेगुलेटर है, वो रेगुलेट कर रहा है प्राइसेस को। दो सेक्टर्स हैं जो अगर मैं अभी हमारे स्टडी में आएंगे जिनकी प्राइसेस कोई रेगुलेटर कोई ना कोई रेगुलेटर इसको और यूं कह लें कंट्रोल कर रहा है, जिसमें आपका एक OMCs हैं, ये जो पेट्रोल्स हैं, फ्यूल्स हैं, फ्यूल की पावर्स आप देखते हो रेगुलेटर ओग्रा कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। देन इसके केस में आपके यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर आपके पास नेपरा है जो आपकी प्राइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो अभी हम उसके बारे में जिक्र पढ़ेंगे भी कि हमारा रेगुलेटर कौन है। सब्सिडी इन टैरिफ, आपको जो अक्सर आप देखते हो बिजली के बिलों में छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इनफैक्ट पावर जनरेटर नहीं दे, पावर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज नहीं दे रही होती, बल्कि वो क्या वो कौन दे रहा होता है, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही होती है उस चीज के अंदर, ठीक है जी। और जस्ट अ मिनट बेटे प्लीज, ले जी आगे चलता हूं। फिक्स रिटर्न इंश्योर्ड टू इन्वेस्टर, बेटा देखो जो पैसा लगा रहा है इन्वेस्टर उसको एक फिक्स रिटर्न ऑफर किया जाता है बाय दीज रेगुलेटर। बहुत से आप देखते हो कि ये लोग खुद जनरेशन नहीं करते अब, बल्कि अब तो सोलर के केस में भी एक ऑफर आई हुई है ग्रीन टाइप की, कुछ इस तरह की वो सोलर ऑफर करते हैं कि भाई आप बिजली का यूनिट बेच सकते हैं प्रोड्यूस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो तो। सो इनफैक्ट वो कहता है टैरिफ ऑन द फिक्स बेसिस ऑफ टैरिफ ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर प्लांट लाइफ contract period is determined by the regulator and is contracted. All cost variation are also admissible. बेटा ये वो को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है ना आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उनको एक फिक्स रिटर्न ऑफर किया जाता है कि भाई 5 साल है लाइफ, 5 साल हम आपको इतना रिटर्न तो मिनिमम बेयर मिनिमम देंगे ही देंगे। सो वो फिक्स रिटर्न है इनफैक्ट जिसका जिक्र कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 करोड़ रुपया लगाना है अपनी जेब से निकाल के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में, तो 5 करोड़ रुपये मुझे क्या दोगे, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जो दोगे, ये उसकी बात हो रही है कि फिक्स रिटर्न जो है वो इंश्योर किया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। इसके बाद है जी कहता है ऑल्दो ये प्री डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहां भी यही बात समझाने की कोशिश की है कि ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी इस पूरे सेक्टर के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है। और आगे उसने वो बात लिख दी है जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि पावर सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर दिस पर्पज इज नेपरा है, विच इज एन ऑटोनमस बॉडी मैंडेटेड बाय लॉ टू रेगुलेट द पावर सेक्टर टू इंश्योर दैट the interest of investor and customer are protected and competitive environment is maintained। अगर हमने IPPs के हाथ छोड़ा होता ये सेक्टर, तो फिर होता ये कि किसी को महंगी बिजली मिलती, किसी को सस्ती मिलती, तो तबाह हो रहे होते कंज्यूमर, एक्सप्लॉइट हो रहे होते, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। तो इसलिए गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और जो अदारा है वो नेपरा है। मैंने आपके लिए उसका एब्रीवेशन भी लिख दिया है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखो अब ये टिपिकल पावर कंपनी है, तो कुछ सेक्टर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कोर बिजनेस का हिस्सा है। फाइनेंस, कस्टमर की बिलिंग्स, किसके कितने पेबल्स, कितने पैसे देने हैं, जिस तरह थर्मल प्लांट्स की पेमेंट्स। आपने अक्सर देखा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो थे गवर्नमेंट के वो शिकार रहे फ्यूल का, जिस तरह PIA का, मैं वैसे तो इससे कोई ताल्लुक नहीं PIA का, लेकिन PIA का अक्सर देखा आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ छपी थी कि जी 80 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, क्यों, क्योंकि PIA के पास फंड्स नहीं है टू पे द फ्यूल प्राइस, ठीक है। इसी तरह आपका एक सेक्टर है जो नंदीपुर पावर का था, वो उसके बारे में भी कई खबरें न्यूज़ में, मीडिया में चलती रहीं कि जनाब उनके पास पे करने के लिए फ्यूल कॉस्ट वगैरह नहीं है। तो इस तरह के अक्सर आप देखते हो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बाद फाइनेंस एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि फंड आने हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ कंज्यूमर बिलिंग, अब उसका भी ख्याल रखना है। अब आपने कंज्यूमर्स तक बिल पहुंचाने हैं, उनसे रिकवरीज करनी है, अल्टीमेटली ये भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑब्लिगेशन में आता है। फिर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो, फ्यूल खरीदना है, टाइमली खरीदना है, ताकि पावर प्लांट ना बंद हो। हाइड्रल से इतनी जनरेशन करनी है, उनको टारगेट्स देने हैं कि पावर जनरेशन जितनी चाहिए उतनी कम ना हो, वरना लोड शेडिंग तो हमें देखनी ही पड़ती है। फिर लॉजिस्टिक, फ्यूल को उस जगह से लेकर आपके उनके वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस तक पहुंचाना, फिर ये सारी चीज़ें, फिर आपका
अल्टीमेटली उन न्यू सोसाइटीज तक पहुंचना, ये सारी प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक में फॉल करती है कि आप रॉ मटेरियल का चेन बनाओगे तो रॉ मटेरियल पहुंचेगा ना। बेटा देखो, देखने में ये इंडस्ट्री लग रहा है कि पावर सेक्टर है, बट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और वो प्लांट एंड मशीनरी तो यहाँ पे भी चाहिए ना। ट्रांसफार्मर्स हो गए, उनकी ऑयलिंग हो गई, उनकी मेंटेनेंस हो गई, वो वायर्स हो गई, कोई चीज़ खराब हो गई, कोई फ्यूल फर्नेस है, सॉरी फ्यूल टैंक है वो डैमेज हो गया, मल्टीपल चीज़ें प्रॉब्लम में होती हैं। तो वो इनफैक्ट ये प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक का काम रहेगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सेक्टर बन जाता है या डिपार्टमेंट बन जाता है स्पोर्ट डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि देखो ये कोई ऐसा वैसा चीज़ तो है नहीं कि हाथ लगाओगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये तो बिजली है, हाथ लगाओगे तो पूरे जिस्म से गुजरेगी एक दफ़ा, ठीक है, और आप हो सकता है इस जहां फानी से गुजर जाओ। तो इनफैक्ट इसका मतलब है जितने भी इनके वर्कर्स हैं, जैसे अक्सर आप कभी कंप्लेन करते हो इनको कि जी लाइट नहीं है या अवेलेबल, जो कोई डैमेज हो जाता है ट्रांसफार्मर, तो वो बाकायदा कुछ बहुत, ऑल दो पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बहुत लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, बट स्टिल आप अक्सर देखोगे वो प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं जस्ट टू सिक्योर एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। तो वो ये एक्चुअली में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से ताल्लुक है कि आपका ये डिपार्टमेंट बहुत क्रिटिकल है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। फिर आईटी है, आईटी का इस्तेमाल आज बहुत ज़रूरी है। आज आप बल्कि देखो, किसी एक ज़माने में अगर 5-7 साल पहले चले जाओ ना, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आईटी रेलेवेंट, क्योंकि वापडा और ये जो लोग हैं वापडा के अंडर जितने भी ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ आ रही हैं ये करती नहीं थी। लेकिन आज आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, आप डुप्लीकेट बिल डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर। ये आईटी का यूज़ है। प्लस आपको मल्टीपल और इन्फॉर्मेशन, आईटी जो है आपको हेल्प आउट कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों को डाटा फैच करने में, इंटीग्रेट कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। तो ये आईटी का यूज़ तो वो भी लोग कर रहे हैं। बिलिंग फंक्शन मेरा ख्याल है नाम से जाहिर हो रहा है, और मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन की एज सच कोई ज़रूरत इस डिपार्टमेंट को है नहीं, क्योंकि जिसे बिजली चाहिए उसने आप तक खुद पहुंच जाना है। उसको यहाँ पे मार्केटिंग एज सच उस तरह नहीं होती जिस तरह एक मार्केटिंग का फंक्शन। और अक्सर आप यहाँ पे देखोगे भी, उन्होंने लिखा भी होगा, ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ द बिजनेस विद लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव एरिया लाइसेंसेज अवेलेबल, मार्केटिंग फंक्शन इन पावर सेक्टर इज लिमिटेड। मार्केटिंग का काम ही बहुत कम है। कहां तक? वो या तो पीआर मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, अपलिफ्ट एंड सिक्योर कॉर्पोरेट इमेज, अपना एक इमेज बेहतर कर रहे हैं, ठीक हो गया, लोगों के साथ जा जाके उनको कॉर्पोरेट इमेज बेहतर करने की कोशिश करें कि हम बहुत अच्छा अदारा हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स या जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ज़्यादातर काम कम्युनिकेशन का ही रह जाता है। कोई कंप्लेन होगी उसके एड्रेस करना, इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं। अदरवाइज एज सच उन्हें सेल करने के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये नहीं बताना पड़ता कि हमारे पास बिजली आओ हमसे ख़रीद लो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो बेटे ये सारे जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं ये आपने एक दफ़ा इसको इधर से पढ़ना है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर बाकी से फिजिकल क्लास में एड्रेस कर दूंगा, ठीक हो गया। इसके साथ ही हम अपने दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं, और जो कि हमारा, मैंने कहा जिस तरह हमारे 3 सेक्टर पढ़ने का प्लान है, तो दूसरा सेक्टर है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अच्छा जी, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। और एक दो चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं वो पुराने हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ICAP उस फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करेगा और ना ही करता और ना करेगा, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप ज़रा इसको केयरफुली एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, ताकि कभी कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स तो यही स्टेट करने पड़ेंगे जो बुक्स के अंदर मौजूद, बुक में आपकी मौजूद हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो और एक टची डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पे भी अब कोई ना कोई रेगुलेटर इसको भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है। तो हम इंशाल्लाह नीचे जाके पढ़ रहे होंगे कि ड्रैप एक अदारा रेगुलेटर है जो इसको कंट्रोल करता है, ड्रग रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है जो इसको कंट्रोल करती है। जिस तरह अभी हमने ऊपर पढ़ के आए कि नेपरा कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसी के बारे में कुछ बातें हैं। फिर कुछ इंसेप्शन की बातें हैं कि जब पाकिस्तान बना तो क्या था हालात, अब क्या हालात हैं, टॉप जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो कौन सी हैं, उनमें नेशनल कितनी हैं, मल्टी नेशनल कितनी हैं, जो टॉप 10% हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, टोटल रेवेन्यू में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, पाकिस्तान इस इंडस्ट्री से कितना कमा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वाज हार्डली एनी फार्मा इंडस्ट्री इन कंट्री। फिर ग्रोथ स्टार्ट हुई
और there are approximately 650 companies operating in Pakistani pharmaceutical market, out of which less than 30 आर मल्टी नेशनल कंपनी। जब आगाज़ हुआ तो इस वक्त ये आगाज़ नहीं, सॉरी, विद द प्रोसेस ये सूरत हाल थी कि 30 जो है मल्टी नेशनल है, बाकी कंपनीज जितनी भी हैं आपकी 620 बनती हैं गालबन, वो सारी की सारी नेशनल कंपनीज हैं। फिर कहते थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान एनुअली। तो ये इंडस्ट्री जो हमें प्रोड्यूस करके दे रही है वो 1%, जीडीपी का 1% यहाँ से आ रहा है हमारा। टुडे पाकिस्तान हैज़ अबाउट 759 pharmaceutical companies, manufacturing units, including those operated by 25 multinational present in the country. कहता है टोटल जो है 759 यूनिट्स हैं, जिसमें से 25 यूनिट जो हैं वो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीट्स अराउंड 75% ऑफ द कंट्रीज डिमांड ऑफ फिनिश मेडिसिन। इसका मतलब लोकल इंडस्ट्री जो आपकी मीट कर रही है, आपके 70% की डिमांड लोकल इंडस्ट्री मीट कर रही है, ऐसा उसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। मीट ऑन 70% कंट्री डिमांड ऑफ फिनिश मेडिसिन। अच्छा देखो एक बात समझा दूँ, अभी जाके मैंने आगे एक फैक्ट एक्सप्लेन करने हैं जिसमें मैंने कहना है कि देखो इंटरनेशनल कंपनीज के पास भी शेयर है, तो फिर आपने कहना है कि सर अभी तो बोला कि 70% डिमांड जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेटा लोकल फिनिश्ड मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 70% डिमांड जो है वो लोकली प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन उस लोकली प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो आप इंपोर्ट ही कर रहे हो ना। तो ये एक पॉइंट है कि आप जब टोटल शेयर देखते हो तो फिर आप सारा शेयर देखते हो कि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से कितना अर्न कर रही है, वर्क इन प्रोसेस से कितना अर्न कर रही है, फिनिश गुड से कितना अर्न कर रही है। क्या मेरी बात समझ पाए हो? तो इनफैक्ट 70% डिमांड है फिनिश मेडिसिन की। अच्छा आगे चलता हूं। फिर वो कहते हैं यहाँ पे एक लाइन ये भी पढ़ने वाली है। वो कहते हैं नेशनल इंडस्ट्रीज फार्मा इंडस्ट्री जो है हैज शोन अ प्रोग्रेसिव ग्रोथ ओवर द ईयर, पर्टिकुलरली ओवर द लास्ट 1 डेकेड। पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जी। आगे से पढ़ता हूँ। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल गाइडेंस फॉलोइंग, मतलब कि इंडस्ट्री जो है फॉलो कर रही है लोकल अच्छे स्टैंडर्ड भी और डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। अब यहाँ पे जो पढ़ने वाली बात है उसके बाद इंपॉर्टेंट है एक ये वाली बात जो हाईलाइटेड है। फार्मास्यूटिकल मार्केट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड बाय IMS। बेटा IMS एक अदारा है इनफैक्ट जो कि बड़ा रिनाउंड अदारा है इंफॉर्मेशन शेयर करने में, और उस अदारे का नाम है IMS का, ये मैंने आप लोगों के लिए हेल्प की है, इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केटिंग सर्विसेज हेल्थ इनकॉर्पोरेशन, ये इसका नाम है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रॉडर कर देता हूँ ताकि आपके जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र आ जाए मैंने क्या लिखा हुआ है। जस्ट अ मिनट। इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट सर्विस हेल्थ इनकॉर्पोरेशन IMS, ये एक US की कंपनी है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 सप्लायर ऑफ इंफॉर्मेशन है टू द फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। यानी इसकी रिप्यूट ये है कि ये क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन समझा जाता है इंफॉर्मेशन स्प्रेड के हवाले से। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो मार्केट का पोटेंशियल है, पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो 300 बिलियन के अराउंड है जो, और उसकी ग्रोथ रेट जो उसने प्रेडिक्ट की है दैट इज 12%। 5 ईयर CAGR के जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है उसके हवाले से। और फिर उसने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय लोकल national companies which account for 2/3 of the market share, whereas multinational enjoy the 1/3। यानी अभी भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल मैन्युफैक्चरर इसको फुलफिल कर रहे हैं। फिर उसने बताया कि टॉप 10 की जो कंपनीज हैं वो 46% मार्केट शेयर एंजॉय कर रही हैं। इसका मतलब है अगर आप ऊपर देखो तो 759 इंडस्ट्रीज में से, मैन्युफैक्चरर्स में से 10 ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो 46% मार्केट का शेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम टॉप 50 ले लें तो वो 90% ऑफ द मार्केट। इसका मतलब है 7, अगर आप ये गौर देखो तो कितने मैं कह सकता हूं एस्टॉनिशिंग से और अमेजिंग से फैक्ट्स हैं कि आप ये देखो कि 759 मैन्युफैक्चरर्स में से आपके टॉप 10 जो हैं, टॉप के 10 वो 46%, और अगर आप टॉप के 50 लोग इकट्ठे कर लो तो 96% मार्केट का शेयर ये लोग कैप्चर करके बैठे हुए हैं। 90% सॉरी, मार्केट का शेयर कैप्चर कर। इसका मतलब है 759 में से 50 हैं जो बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं और बाकी शायद सारे छोटे छोटे लेवल्स पे काम कर रहे हैं। लो जी, उसने फिर टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ बताई हैं जिनमें कुछ के नाम तो आप अक्सर मेडिसिन के ऊपर बहुत अपेरेंट देखते हो, जैसा ग्लैक्सोस्मिथ जो है, ये मैंने अक्सर देखी है नाम। एबट लेबॉर्ट्री आप बहुत ज़्यादा
कॉमनली चीज़ों के ऊपर देखते हो। फिर इसके अलावा GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान, ये आप बहुत ज़्यादा कॉमनली अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये मैं 3 तो बहुत कॉमनली मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर अक्सर देखी हैं, इनके ब्रांड्स देखे हैं। तो ये वो 10 इंडस्ट्री हैं। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये इन्फॉर्मेशन 2017 की है, बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है। अब तक शायद फैक्ट्स बहुत चेंज हो चुके होंगे इस 6 सालों में, 7 सालों में, लेकिन अभी पढ़ाया यही जा रहा है, तो पढ़ना भी हमने यही है। फिर उसने कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि 9000 ड्रग्स जो हैं, वो ड्रग्स मीन मेडिसिन, इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, जो कि सोल हो रहे हैं पाकिस्तान में एट लाइसेंस फार्मेसीज के ऊपर। हाँ, जो लाइसेंस नहीं है उसको तो पता ही नहीं है, जो छोटे छोटे इलाकों में खुली उनको कुछ पता नहीं है वो क्या बेच रहे हैं। OTC प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें OTC कहते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। उसमें पेन है, मल्टीविटामिन हैं, फ्लू की रिलीफ, इस तरह की मेडिसिन हैं, ठीक है। जो अदारा इसको कंट्रोल करता है बेटा, वो कहलाता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप के नाम से उसे जाना जाता है। और यही वो अदारा है जो आपको डिटरमिन करता है आपकी MRP प्राइसेस ऑफ ऑल द मेडिसिन। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो डिटरमिन करता है, आप उससे नीचे बेच सकते हो, उस प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते। अच्छा, फिर वो कहता है पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है इज लार्जली एन आउट ऑफ पॉकेट मार्केट, हेल्थ केयर स्पेंडिंग मेनली कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सनल सेविंग, हाउएवर गवर्नमेंट प्रोवाइडर। देखो बेटा, अब आके शायद आप अक्सर एक वर्ड सुनते हो सेहत कार्ड का, और अक्सर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करती हैं। ये दोनों सेक्टर्स जो हैं इस वक्त, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स भी, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं एक एम्प्लॉय को, क्योंकि असली में पैसा पर्सनल पॉकेट से आना है। तो लोग अक्सर आपने देखा होगा जिनकी जेब इजाजत नहीं देती, अक्सर वो मेडिसिन नहीं ले रहे होते। सो उसके लिए फिर NGOs भी काम कर रही हैं। ये सारी कहानी उसने यहाँ पे लिख के दी है कि बहुत से गवर्नमेंट हेल्थ केयर अदारे हैं, जो गवर्नमेंट के ओन्ड अदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो सर्व कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को। फिर इसके अलावा बहुत सी NGOs हैं जो हॉस्पिटल्स को स्पॉन्सर कर रही हैं, और उसके अलावा पर्सनल पॉकेट ही बचती है जो आप खुद स्पॉन्सर करते हो। अच्छा जी, सेलिएंट फीचर्स के अंदर जो बात पढ़ाने वाली है बेटे, वो ड्रैप को एक पेमेंट है जो हर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ने देनी होती है, और वो सेल है बेटे, वो परसेंटेज है 1%। 1% क्यों दिया जाता है? एनुअल लेवी ऑफ 1%, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले। आप अक्सर अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकाल रहे होते हो तो बेटा आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, फिर टैक्स लगाते हो, और फिर आखिर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर 1% आपको देना पड़ता है एनुअल लेवी। उसकी रीज़न ये है कि इन पैसों से वो इकट्ठा करके आपसे, इन पैसों से वो रिसर्च के ऊपर स्पेंड करते हैं ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा आपको नए लाइसेंसेस चाहिए, लाइसेंस की रिन्यूअल करानी हो उसकी भी फीस है, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए हो उसकी भी फीस है, क्योंकि टोटली रेगुलेटेड अदारा है ना ड्रैप से, तो आपको ये फीसेस मिलेंगी। अक्सर आप एक बड़ा जगह मशहूर है लॉरेंस के पास ही, कच्चा लॉरेंस के नाम से उसे जानते हैं, वहां पे आपको इस अदारे का दफ्तर मिलेगा ड्रैप का। वहां से आपको न्यू लाइसेंसेस इश्यू होते हैं, वहीं से आपके रिन्यूअल्स होते हैं, वहीं पे आपको सब कुछ है। तो लॉरेंस के, कच्चा लॉरेंस के नाम से उसको हम जानते हैं, वहां पे इनका ये अदारा मौजूद है। फिर इसके अलावा बेटे वो एक और बात जो यहाँ समझाने वाली है, बाकी तो शायद बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन एक और बात जो यहाँ पे समझाने वाली है वो है पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। बेटा देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक तो आपको पता है मेडिकल रैप का इस्तेमाल होता है। वो क्या करते हैं, अपने लोकेलिटी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें अपने ब्रांड के बारे में, बेटा देखो जो बेसिक मेडिसिन है ना वो तो सेम है, ऊपर तो सारी ब्रांडिंग है, और ब्रांडिंग की कंपनी चार्ज करती है। तो आप डॉक्टर को जाकर बता दो कि जेनेटिक मेडिसिन कौन सी है, जो बेसिक मेडिसिन है वो क्या है, और उससे ऊपर उसकी ब्रांडिंग हुई होती है, ठीक है, लेबलिंग चेंज, पैकेजिंग चेंज, डिजाइन चेंज, व्हाटएवर। सो इनफैक्ट वो डॉक्टर को जाके कहते हैं भाई हमारे चीज बेचें आप, ठीक है। उसके लिए वो डॉक्टर्स को स्पॉन्सर्स करते हैं। पहले मैंने अक्सर हमेशा कहता होता था, पहले वो जब पैसे ऑफर करते थे तो समझा जाता था ये तो रिश्वत बन गई, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को रिश्वत दी जा रही है। अब वो उम्रे और हज ऑफर कर रहे होते हैं, तो इनफैक्ट ये भी अब पॉइंट है, और डॉक्टर को भी लगता है ये हलाल है, उम्रा करो इनके पैसों से, तो ये तो हलाल हुआ ना, मेहनत की कमाई है। सो इनफैक्ट ये तो एक अलग बात होगी, मजाक की बात हो गई कि क्योंकि कुछ हार्श रियलिटीज़ मौजूद हैं सोसाइटीज़ की हमारे दरमियान। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है फार्मास्यूटिकल पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर ही कि क्या कहते हैं कि कुछ पेमेंट्स जो हैं, अब देखो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अगर अपनी बात करेगा ना, एक सेमिनार में खड़ा होकर किसी मेडिसिन के ऊपर बात करेगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके ड्रॉबैक्स, उसके
बॉडी के ऊपर इंप्रेशंस क्या आएंगे, बला बला, उसके यूज से फ़ायदा होगा तो उसका अल्टरनेट नुकसान क्या क्या हो रहा होगा। तो ये सारी बातें इनफैक्ट एक डॉक्टर कहेगा तो शायद बहुत अच्छे से समझ आएगी, लोगों को समझ आ जाएगी, दिमागों में उतरेगी, दिल में उतरेगी। लेकिन अगर यही बात कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहे कि हमने जो मेडिसिन बनाई है तो बेहतरीन है, आप इसे इस्तेमाल करके देखें, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, डर जाएंगे सारे कि पता नहीं ये तो बेचने का एक स्किल है। तो इसके लिए क्या करती हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो मेक वेरियस काइंड्स ऑफ पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, HCP हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को वो पेमेंट्स करती हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम देम, और उनसे वो सर्विसेज एक्वायर करती है। सर्विसेज क्या है? उनके डॉक्टर्स जो हेल्थ फिजिशियंस हैं वो आके वहां पे लेक्चर्स देते हैं, सेमिनार्स देते हैं। दीज पेमेंट्स इंक्लूड ऑनरेरियम बोलते हैं फॉर डिलीवरिंग लेक्चर इन कॉन्फ्रेंसेस एंड सिंपोजिया। सिंपोजिया के हवाले से मैंने वो साइड पे लिखा है आप लोगों के लिए कि ये भी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग को कहा जाता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना या किसी एकेडमिक टॉपिक के बारे में या किसी सोशल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना, ये सिंपोजिया कहलाया जाता है। मतलब हो सकता है आप किसी ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं जिस तरह जो कि शायद जिसमें एहतियात की जरूरत, जैसा कोविड के फेज़ में आपने देखा बहुत से डॉक्टर्स आके आप लोगों को अपडेट कर रहे थे, ये ना करें, ये ना करें। या आपने अक्सर एड्स देखे ऐसे जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि खबरदार शेक हैंड ना करें, इतना फासला रखें, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। सारे क्या था वो सेमिनार्स या वो सिंपोजिया के मीनिंग में आ जाते हैं। सो ये वो सिनेरियोज है। उसमें लॉन्ग स्पीकर प्रोग्राम्स भी हैं इसमें। इसके अलावा पेमेंट टू HCP कैन नॉट बी मेड टू oblige और इंड्यूस दैम टू प्रिस्क्राइब कंपनीज मेडिसिन एंड देयर बाय इंक्रीज सेल। हाँ, एक बात का ख्याल रखा जाना था कि ये पैसे जो आप उन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को या हेल्थ प्रैक्टिशनर को दे रहे हैं वो हरगिज़ इसलिए नहीं होंगे कि आप वहाँ से अपनी क्या नाम है वहाँ से कुछ सेल जनरेट करना चाह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल। इसलिए उनको सुपरवाइज़ किया जाता है कि आप उन्हें कितनी पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं। तो इस पर भी ड्रैप आपका रेगुलेटर बना हुआ है। फिर इसके अलावा सेल इनवॉइसिंग, डिलीवरी या रिसीट ऑफ कलेक्शन। तो ये काम तो देखो बेटे, कोई भी इंडस्ट्री हो, खरीदना बेचना उसने है, बेच के पैसे कलेक्ट करना उसका मेन फंक्शन हमेशा रहेगा। लेकिन ये बहुत सी इंडस्ट्री चूँकि अब ये रिटेल आउटलेट्स में ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं तो इसलिए वो जो पेमेंट का है कॉन्सेप्ट, या एक और भी चीज़ हो सकती है ना, मोस्टली आपको एडवांस पेमेंट भी करनी पड़ती है। जैसा कस्टमर आया आके दुकान रिटेलर फार्मेसी से चीज़ खरीदेगा वो तो कैश पेमेंट करेगा। लेकिन जो फार्मेसी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी जनरली सेल देयर मेडिसिन ऑन एडवांस पेमेंट टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं पहले पैसे ला फिर चीज़ देंगे। तो इनफैक्ट ये इंडस्ट्री बहुत सारे मॉडल, मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा क्लासेस में भी बताया कि पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका मॉडल एडवांस पे चलता है। जिस तरह आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी एग्जांपल है, पहले पैसे दो फिर 6 महीने बाद आना और अपनी कार लेके जाना। फिर इसी तरह आपकी, मैंने कहा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, केमिकल इंडस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर केमिकल, वो भी सारी एडवांस पे चलती है। इसी तरह ये इंडस्ट्री भी डिस्ट्रीब्यूटर से पहले एडवांस लेती है फिर उनको माल इशू करती है। फिर आता जी कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हैं, ये बेसिक बातें हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स। ये मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बेटे देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन से आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना, आपकी एक गलत दवाई बेड़ा गर्क कर सकती है, किसी की जान ले सकती है, तो ह्यूमन थ्रेट भी इन्वॉल्व। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ट्रायल्स के बगैर, हम उस प्रोडक्ट को टेस्ट किए बगैर उसको मार्केट में लॉन्च कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स ज़रूरी हैं। ये क्या है? ट्रायल्स आर द रिसर्च स्टडीज दैट टेस्ट हाउ वेल न्यू मेडिकल अप्रोचेस वर्क ऑन पीपल। ये जो नई हमने चीज़ डिवाइस किया ये कैसा रिएक्ट करेगी लोगों के ऊपर, इनकी ईच स्टडी आंसर स्पेसिफिक scientific question and tries to find better way for prevention, screening, diagnosis और ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। तो ये आप ऑब्वियसली लोगों को एक अवेयरनेस देते हो उस ट्रायल्स के बाद। और क्लिनिकल ट्रायल में ऑल्सो कंपेयर अ न्यू ट्रीटमेंट टू द वन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। और पुरानी जो कोई वबा है उसके ऊपर एक नई मेडिसिन आ गई है जो कि बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो आप उसके ऊपर भी आपको कंपेरिजन मिल जाता है। अब मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, अक्सर आप देखते हो कि डॉक्टर्स के पास अब जाते हो तो वो आपको पेन किलर अगर से आपकी मेडिसिन में प्रिस्क्राइब करते हैं आपको किसी वजह से, तो उस पेन किलर के साथ अक्सर देखिएगा वो आपको स्टमक के इन्फेक्शन से बचने के लिए भी कोई ना कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि दे नो वेरी वेल अबाउट द आउटकम कि इससे एक फायदा तो नसीब होगा, दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, तो वो उसको ऑल्टरनेटिवली कवर करते हैं साथ में उस प्रॉब्लम को भी। तो बेटा ये स्टडीज ही हैं जिसकी वजह से एक डॉक्टर को आज पता है कि कौन सी मेडिसिन दूंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कितने बेयर मिनिमम साइड इफेक्ट्स मैं बियर कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट जो मेरे सामने मुझसे ट्रीटमेंट ले रहा है। फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर
फार्मा इंडस्ट्रीज के हवाले से उसने कहा जी मार्केट अट्रैक्टिवनेस है एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल अवेलेबल है। वो दो चीज़ें बेटा मैंने अभी ऊपर भी बोला, जिस तरह उस रिसर्च ने बोला कि 300 बिलियन की मार्केट है जबकि हम 200 मिलियन में घूम रहे हैं। तो इनफैक्ट ये बात दुरुस्त है ना, मार्केट में जगह तो अवेलेबल है, पैसा लगाओ कमाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे साथ, हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, हम इतना बड़ा इंडस्ट्री नेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट हमारी बहुत लिमिटेड है। उसकी रीजन क्या है, उसकी देखो यहाँ पे उसने लिखा भी है कि आपकी पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कुड रीच $1 बिलियन, पहुंच सकती है, विच इज करंटली कितनी है $200 मिलियन। क्यों भाई 800 मिलियन का डिफरेंस क्यों है? उसकी रीजन है, उसने यहां पे अपनी एक रीजन एक्सप्लेन, उसने बताया बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया हमसे आगे है, उसकी एक रीजन बताई उसने इस पैराग्राफ में कि भाई ऐसा क्यों है। उसने कहा कहता बांग्लादेश और इंडिया के पास बहुत से फूड एंड ड्रग, सॉरी एफडीए एक डिपार्टमेंट है, रेगुलेटर है, मैनी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड प्लांट्स, आपके पास प्लांटेशन में उनके अप्रूवल्स पड़े हुए हैं। हाउएवर वी डू नॉट हैव अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दैट इज एफडीए अप्रूव्ड, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। अब प्लांट, उनके प्लांट्स अप्रूव है तो वो प्रोडक्शन करके बाहर बेच रहे हैं, अप्रूवल है ना, बेसिक अप्रूवल मौजूद है, हमारे पास बेसिक अप्रूवल नहीं है, जिसकी वजह से ये रुकावट बन रही है हमारे डेवलप्ड मार्केट में चीज बेचने के लिए, ड्रग्स बेचने के लिए, ठीक है ना। लोग आपको बाकी चीजें तो बेचने देते हैं, ड्रग्स नहीं बेचने देंगे विदाउट प्रायर अप्रूवल्स, तो वो प्रायर अप्रूवल आपकी चैलेंजिंग पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी, आपकी जो प्लांट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो वैलिड नहीं, अप्रूवल्स नहीं है उनके पास। फिर चैलेंजेस फॉर फार्मा इंडस्ट्रीज, बेटा चैलेंज, पहला चैलेंज ये है कि आप कंट्रोल हो बाय द रेगुलेटर, आप अपनी प्राइस खुद मेंशन नहीं करते, तो कहीं से चीज की इंग्रेडिएंट प्राइस बढ़ गई, अगर जैसा पिछले दिनों में इंपोर्ट प्राइसेस बहुत ऊपर चले गई, रीजन क्या है, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। आप पहले $1 की कोई चीज खरीदते थे वो 200 रुपए की थी या 100 रुपए की, 150 रुपए की थी, अब वही चीज आपको 290 रुपए की पड़ रही है। तो इनफैक्ट अगर $5 की प्रोडक्ट है या $10 की प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस ही बढ़ गई इंग्रेडिएंट की। अब इंग्रेडिएंट की कॉस्ट प्राइस बढ़ गई, लेकिन आपके ड्रैप ने उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी लगाई हुई है कि भाई 500 रुपए से ज्यादा नहीं बेचनी या 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बेचनी। अब 1000 रुपए की कैप लगी हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 900 रुपया, तो 100 रुपए की बचत, या हो सकता है इससे भी आगे चले जाए 1200 रुपया। तो फिर फार्मा इंडस्ट्री क्या करेगी, वो कहेगी मैं प्रोड्यूस ही नहीं करती, खरीदो महंगी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करो, और क्या कर सकते हो। तो फिर वो कई दफा प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो जाहिर बात है हर बंदा बिजनेस में प्रॉफिट बनाने आया है, प्रॉफिट नहीं बनेगा वो बिजनेस नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्ट ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जब कस्टमर को फेस करनी पड़ती है कि जैसा हार्ट के पेशेंट, पिछले दिनों में एक आर्टिकल देख रहा था कि हार्ट के पेशेंट्स को एक मेडिसिन चाहिए और वो मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और लोग इंपोर्ट कर रहे हैं हायर प्राइसेस पे करके। रीजन क्या थी, कोई बना नहीं रहा होगा क्योंकि एमआरपी महंगी पड़ रही होगी, एमआरपी सस्ती होगी, ठीक है, जब स्लैब पे प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही होगी 2-2.5 रुपया, तो कौन बेवकूफ बनाए 2.5 और 1000 में बेचे, तो नहीं बनाते लोग। ठीक हो गया जी, इसलिए ड्रैप को बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, उसे ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त इंग्रेडिएंट प्राइसेस क्या चल रही हैं, और अल्टीमेट देखता ही होगा, अदारा है, मुझे इतना इल्म नहीं है उस अदारे का, लेकिन मेरा मानना है कि वो शायद अपने डिसीजन मेकिंग में स्लो होता होगा, जिसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री को फेसेस करने पड़ते होंगे ये प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। देन कहता है डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन, ये भी एक प्रॉब्लम, उसने बेसिक प्रॉब्लम किया कि भाई नया प्रोडक्ट रजिस्टर कराना हो, जान अजाब हो जाती है, नया प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं हो रहा होता। उसके कई, देखो इस बात में कई चीज़ें फैक्टर छुपे हुए हैं, सम टाइम वो प्रोडक्ट फिजिबल नहीं होती और सम टाइम फिजिबल होती है, लेकिन असल चीज़ में भी रुकावट डली होती है कि जी इस फाइल को पहिए लगाएं तो काम होगा, ऐसा कुछ बात कर लें अगर तो ये हार्श रियलिटीज़ हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि हर इंसान अच्छा या बुरा, हर अदारा अच्छा या बुरा नहीं होता, इनफैक्ट उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, या वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं तो चीज़ गलत हो गई। मैं अगर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं अकेला बेनिफिट उठा रहा हूँ, बट बीइंग अ नेशन हमें पूरी नेशन को लॉस हो रहा होता है उससे। सो ये भी एक उसने रीज़न यहाँ पे हाईलाइट की। और आखिर में है सोर्सिंग APIs एंड वे फॉरवर्ड। बेटा उसने कहा फार्मा इंडस्ट्री इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये भी एक चैलेंज है कि हमें हमारी मेजर इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया से हैं और चाइना से, हमें रिलाय करना पड़ रहा है। हम 90% अगर मैं कहूँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर अपनी कंट्री के अंदर 1% GDP का दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली सारा से सारा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर कि वो इंग्रेडिएंट दे रहा है या आपका जो चाइना है वो इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कर रहा है। सो इस हवाले से भी ये चैलेंज है। APIs जो ऊपर बेटा आपको एक वर्ड मिला है उसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उस हवाले से ये APIs वर्ड लिखा हुआ है कि स्कोरिंग API मीन सोर्सिंग API एक्सट्रैक्ट करना या APIs निकालना। ठीक है जी। सो ये था हमारा दूसरा सेक्टर जो कि
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रेलिवेंट था. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द थर्ड सेक्टर दैट इज़ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन. ठीक है जी, हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.